मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ और उसके बाद मैं अपने पिताजी का उदाहरण देता हूँ। कोविड के समय में मेरी महिला मित्रों ने मेरे साथ मिलकर पूरे विश्व की 75 महिलाओं को लगातार 5 जो है वो सेशन में 18 अरिपन जो जन्म से मृत्यु तक दिए जाते हैं वो सिखाए। उसमें उन लोगों ने अलग अलग देश में रहकर, अलग अलग शहरों में रहकर अपना बहुमूल्य समय दिया। कोविड के समय में जब उनके पति और उनके बच्चे उनके साथ थे और उनके साथ बहुत सारे गृह कार्य थे, और वो दोस्ती जो है वो इतनी प्रगाढ़ है कि आज भी हम लोग बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं। एक दूसरी बात, मेरी जो महिला मित्र हैं उसमें सिर्फ ब्राह्मण नहीं हैं, नूना खातून हैं, रोशन आरा बेगम हैं, जुबैदा बेगम हैं। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे गांव में अक्सर लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आते हैं तो मैं उनको लेकर जाता हूं, तो अपने घर का सबसे साफ स्थान उनका एक जो ख्वाबगाह जिसको वो कहती हैं वही एक होता है, वो वहाँ पे मुझे बैठाती हैं। तो अपने मित्रों का कितना सम्मान करती हैं, तो इसमें जाति का भी भेद नहीं है। और मेरे पिताजी जो हाल में उनका देहांत हुआ है, उनके मृत्यु के बाद जितनी छोटी जाति की आप चर्चा कर रहे हैं, गरीबी की चर्चा कर रहे हैं, वो महिलाएं ज़्यादा आई थी अंतिम दर्शन करने के लिए, क्योंकि गांव के मालिक जब जाते थे सबका हाल पूछते थे। ये गांव में है। और ये अमल जी क्षमा करब, दोस्ती से संबंधित प्रश्न हो तो से कल जाए। और अनुभव अहाँके बहुत शानदार है, अहाँके अनुभव जैसे बहुत शानदार है, ओकरा जानला पर थे आनंदे आबि रहल है, लेकिन तत्काल संदर्भ किस और से। जी मेरा नाम सुमित कुमार है। And my question is that does age play a role in your friendship? Because you know we always this kind of fantasy is there when we were child, when we were at school, we are the best of the friends, and as we grow, okay, the friends are more matlabi जो आपने बोला, that's also a thing. So is that there is any data to really testify this? Yes, very much. Age, friendship is decreasing very clearly with age. Not only in India, everywhere in the world. Data is showing the same in France. Actually, वो है शादी। चाहे पूर्णिया में चाहे फ्रांस में डाटा है इसके बारे में, जब लोग शादी करते हैं उसके बाद उनके दोस्ती बर्बाद हो जाते हैं, ज़्यादातर, पूरे नहीं मगर सच में। और एक और बात कि जब again this is not only my studies showing that, but दूसरे स्टडीज भी है, जब लोगों के पास बच्चे हैं वो भी उनके पास समय कम है, खासतौर पर महिलाओं के पास, तो दोस्ती भी बर्बाद हो जाती है। तो but at the same time this is why in this what is very crucial is that when people are studying longer, जब पढ़ाई करते हैं उसका मतलब कि शादी बाद में करेंगे, तो उसी समय जो दोस्ती बनाते हैं ये कभी कभार जिंदगी के लिए होते हैं। तो ये पढ़ाई जो है ये दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। एंड कुछ और जोड़ना चाहता था मैं, ऐसा वो क्लियरली आता है डाटा सेट से, क्लियरली आता है। अच्छा सॉरी, हाँ, बिहार में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर वो जब औरतें करते हैं तो ये हस्बैंड के गांव जाते हैं, तो उसी समय उनके बचपन की दोस्ती ज़्यादातर, अगर उनको दूसरे ज़िले में मूव करना है, माइग्रेट करना है, तो उनके सारे दोस्ती खत्म हो जाते हैं। मगर ये भी, इसमें भी बदलाव हो रहा है, क्योंकि आजकल तो लोगों के पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, तो जो पुराने ज़माने की औरतें थी उन्होंने मुझसे कहा था कि नहीं, मेरा कोई संपर्क नहीं है मेरे पुराने दोस्त सहेलियों से। मगर जो नए ज़माने के हैं, जो आजकल के हैं, जो अभी हाल में ही शादी की है, तो बोलते हैं कि हाँ हाँ अभी भी तो बात होती है। तो ये भी बदलाव हो रहा है। So thank you, Hugo. My question is related to how social media is affecting, kind of friendships, or I don't know if you call them friendship or whatever else. But one experience is that yes, you can discover more people, of your school age and college, etc. So you have your alumni group, etc. But what kind of vocabulary are you using? Is it becoming more transactional, instrumental? So in other words, the potential thickness of friendship, right? Is that leading to
more networks, but more transactional, more instrumental, right? I know I have 2,000, 3,000 people on LinkedIn, on Facebook, but there is no real exchange more than a few, favors exchange, etc. So how do you see this? Because even in places like Bihar, etc., there is considerable use, as you're saying, right, of social media. So how does that play into your equation? So it's. Can you hear me? I have taken that into consideration. That of course today, if you talk about friendship and you don't study mobile phones, you're missing something. So I have taken that into consideration. I'm not so happy with what I found because I feel that it needs much more detailed study. What I found is that internet somehow is opening a new world for sure. और जब कोई पूर्णिया में रहता है और उसकी दोस्ती हो जाती है कोई लड़का जो दिल्ली में रहता है, जो अहमदाबाद में रहता है, तो चेन्नई में रहता है, हाँ शायद वो पक्की दोस्ती नहीं होगी. But still, there will be some impact, there will be some influence. Is it good, is it bad? I don't know, but the impact is there. I'll give you an example. I was talking with some of you yesterday. We were talking about the fact that in Purnia, I heard some of the youngsters asking me, आप कैसे हो? पूर्णिया में जब लोग इतने भद्रता से बात करते हैं यूजुअली ना, आप कैसे हैं बोलते हैं, मगर वो आप कैसे हो बोलने लगी है, जो कि मुझसे बहुत छोटी थी. So this kind of language, I have asked her, and she said, oh, I have many friends on Facebook, they are from Delhi, ऐसे ही बात करते हैं. So I don't know if these are गहरी दोस्ती, but these are definitely impactful friendship in some way or the other. सर मेरा नाम मनीष है. युगो, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने पूर्णिया में काम किया और जो गोवा में जो फ्रेंडशिप पे आपका काम है, तो फ्रेंडशिप में और जो फ्रेंडशिप की जो बॉन्डिंग है, जो बॉन्ड बनता है दो लोगों में, उसमें गाली कैसे रोल प्ले करती है उस बॉन्ड को बनाने में? और जैसे मैं एग्जांपल दे, जैसे मैं यहाँ जब मिथिला में आया, तो जैसे आप किसी के बहुत नज़दीक जाते हैं तो बात बात में बोलेंगे खच्चर छी, ऐसे बोलते हैं. तो आप जैसे पूर्णिया में काम किया और आपका गोवा है, तो दोनों को रिलेट तो जोड़ के आप बताइए कि गाली कैसे एक बॉन्ड बनाने में कैसे रोल करती है. तो अगर आप गाली का उदाहरण सुनना चाहते हैं तो मैं ये नहीं सुनाना पड़ूंगा. नहीं हो पाएगा. मगर वो सही है कि ये एक तरह का बॉन्डिंग है. ये मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से वो नया चहल नहीं है, मेरे पास डाटा नहीं है. मगर हाँ, हमने लोगों से पूछ लिया कि आप अपने खास दोस्तों को क्या बुलाते हैं प्यार से, तो ये बहुत आया है कि लोग थोड़े गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं. अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो गंदे शब्द लोग यहाँ पूर्णिया में इस्तेमाल करते हैं और जो शब्द इस्तेमाल करते हैं मड़गांव में, तो वो एक ही है. आप थोड़ा कल्पना कीजिए क्या क्या हो सकते हैं, मैं नहीं बताऊँ. नहीं, बहुत धन्यवाद जोमास जी. मनीष जी अहाँके कहै चाहब आपने खच्चर गायब नहीं छियै. खच्चर तो संबोधन छियै. हाँ, संबोधन छियै, गायर नहीं छियै. ये कही हम अहाँके बड्ड बुरी छी अहाँ, तो ये हम गायर कहाँ पढ़े छी? हम सब गायर नहीं पढ़े छी, हम सब संबोधित करै छियै. और ओना प्रेम जे छै, दोस्ती जे छै, दोस्ती आ प्रेम में फर्क होइ छै. और फ्रेंडशिप, फेसबुक के फ्रेंडशिप वो फ्रेंडशिप नहीं छै जकर कि ये स्टडी कर रहल छै. खैर, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद ह्यूगो आर टोमस जी. कहाँ गेलौ? बहुत धन्यवाद अहाँ के. अब हम आमंत्रित करै छियै लाल मोहन यादव भाई के. लाल मोहन यादव जी हैदराबाद EFLU में छथि और हिनकर विषय छनि भोजपुरी सिनेमा इन सर्च ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी. बहुत नीक सब्जेक्ट पे यहाँ के हम साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग है. Good afternoon everyone present in this room, which is hardly a room as you can see, but I would like to take, and this is concerning my title itself. It's just that the abstract I sent and the title that was assigned by me to it is Bhojpuri Cinema in Search of Respectability, which stands true to the contents of what I will be delivering today. But in the meantime, I was wondering whether there is a far better title which would do better justice to the delivery of contents. So this is what I am, titling it as such: Bhojpuri Cinema in the Hindi Heartland, Contestations, Negotiations, and Shifting Audiences. So the thing is, I am going to make this a bit tedious. So I am going to read out.
and I lack the panache of a lot of speakers here who are able to deliver it, impromptu, as they say. But nevertheless, I'll try to interject every now and then. So I begin. In this paper, I chart Bhojpuri cinema's resurgent trajectory in the early 2000s and map its marginal existence to that of Hindi cinema. While considering Bhojpuri cinema's new life and destiny, it is imperative to highlight the churn in Hindi cinema's film distribution and exhibition across the Hindi heartland, a geography shared by both the film industries in question. Not only do I attend to the segmentation of viewership on the basis of language, but also deliberate on the question of respectability, a putative lack of Bhojpuri cinema. In doing so, I explore the contestation between the Hindi and Bhojpuri cinemas in the exhibition sector, concomitant negotiations, and emergent technologies and shifting imaginaries of their respective audiences. So, I should also, acknowledge the impact of someone like Ratnagar Tripathi and Akshay Kumar, who in a way have given Bhojpuri cinema a kind of academic depth which people did not find for a lot of time. Nevertheless, I begin by dividing my paper into three sections. Initially, I also need to talk about when Hindi cinema in the 90s was going through this transitional phase, when the term Bollywood gained a new kind of mileage. So I'll speak briefly on that and then go to Bhojpuri cinema and its resurgent move in the 2000s. In the 1990s, along with Hindi cinema's Bollywood avatar, came the multiplex in urban centers, marking a paradigm shift in film viewing experience in India. Functioning more on the lines of a site of consumption than that of public address, the multiplex sought to pull the urban educated public while distancing itself from the rest. Aimed at inducting audiences outside of India into the world of popular Hindi cinema through a deliberate selection of narrative and promotional strategies, a Bollywood film then not only did aspire for a crossover audience, it also reached out to the urban and educated section that now found going to a multiplex in a plush mall more palatable than visiting a regular cinema house. In such a scenario, two outcomes were seen. Firstly, as multiplexes became the preferred choice of exhibition for distributors and viewers alike, most of the single-screen theaters faced an uncertain fate. Apart from a few which were either in prime locations or financially capable of carrying out repairs and refurbishments to somehow match the state-of-the-art multiplex, most of the existing film theaters ceased to function as a tenable site for the exhibition of Hindi films due to a largely uninterested clientele. Secondly, the divide between the subsets of the audience based on class became all the more visible. If Hindi cinema restructured its exhibition sector via its Bollywood turn to cater to a specific clientele made up of the educated come economically solvent and moved to posh locations in that pursuit, fringe film economies etched their way into the urban and semi-urban areas frequented by the underclass comprising of migrant workers, laborers, porters, rickshaw pullers, and so on, where most of the single-screen theaters were. Furthermore, the multiplex phenomenon had also regimented the viewership in terms of class and gender. Such a stratification was seen not only in metros, but also across Indian cities. So this is the kind of prelude which allows us to gain a grasp of how Bhojpuri cinema found itself in this new habitus of the single screen, the fringe single screen in urban spaces. So the next section is titled as Reconfiguration of Bhojpuri cinema in the 2000s. Bhojpuri cinema's meteoric rise as a vernacular film industry in the first decade of the millennium came along with Hindi cinema deserting its traditional audience base for the new multiplex going urban populace. The vacuum left by Hindi cinema's departure from certain locations of film exhibition was readily filled in by a resurgent Bhojpuri cinema. Most of the theaters outside the domain of the mainstream exhibition, I have a lot of pages, sorry. Mainstream exhibition circuit turned out to be the most important site of Bhojpuri cinema's exhibition in the 2000s. Sorry. It's very hot. It's fine, it's fine.
Decrepit cinema houses in urban and suburban locations had either recently run out of Hindi cinema's favor or had been part of the B and C circuits. Their owners had somehow kept them operational and were biding their time to lucrative offers from real estate companies or entrepreneurs. Unless the theatre changed ownership and either underwent upscaling or was raised for the construction of a mall or apartment complex, it resisted closure by showing B and C grade films at dirt cheap rates. Thriving on the margins of the Hindi film economy, these second and third rung low budget filmmaking practices flourished in the 1980s and 90s, only to experience a reversal in fortunes around the turn of the millennium. At this juncture, Bhojpuri films made a successful entry into the fringe exhibition circuits and consolidated its position there. Films such as Saiya Hamar 2002 and Kanyadan 2003 were moderate successes. However, with Sasura Bara Paisa Wala 2004, it was evident that Bhojpuri cinema had assumed control not only of the fringe theatres in big cities, it had also taken over Hindi cinema's exhibition infrastructure in Bihar and Uttar Pradesh. A smashing hit at the box office, this Manoj Tiwari starrer was made on a budget of 30 lakh rupees and earned around 9 crores, having a percentage of profit higher than that of any Hindi film in 2004. In fact, the revenue collected from ticket sales of Sasura Bada Paisa Wala exceeded that of any Hindi film in Bihar and Uttar Pradesh. Around this time, Bhojpuri filmmaking was coming forth as an industry with a steady flow of capital and a robust system of distribution and exhibition growing about it, catering not only to the Bhojpuri speaking people of Bihar and Uttar Pradesh, but also to those living in metropolises and cities as migrants. Bhojpuri cinema traversed a circuit between the city and the countryside. Apart from those scattered throughout Bihar and Uttar Pradesh, Bhojpuri films ran successfully in theatres located in areas frequented by or populated by migrants in metros and big cities. While Bhojpuri films resonated with the hopes, ambitions and anxieties of the underclass, which either resided in Bihar and UP or provided unskilled and semi-skilled labor in cities and metros far away from home, the popularity of Bhojpuri films was greatly enhanced by their addressing of issues which Hindi cinema had moved on from in the 1990s. Consequently, more of the urban underclass gravitated towards Bhojpuri films. The next part is titled Contestations and Negotiations. So this is, the kind of edifice on which Bhojpuri cinema found its new life, when Hindi cinema in its Bollywood turn would not like to address this larger mass and perhaps was only interested in the multiplex going, clientele. So I'll begin with the next section. Contestations and negotiations. At a time when Bhojpuri cinema was already reeling from the demise of the rundown theatres in big cities, this is actually the 2010s, right? Run up to the 2010s and the early 2010s. Hindi cinema's successful re-entry into the Hindi heartland loosened Bhojpuri cinema's grip on the region's exhibition centers in the 2000s. Volatility in the exhibition circuit was further compounded by piracy and internet downloads, which affected both the music and film industries. Bhojpuri music albums and videos had grown extremely popular and profitable through sale in digital formats. The CD-DVD economy that had peaked around 2010 was already foundering due to the burgeoning downloads market. Such a crisis was offset by Bhojpuri media's foray into the streaming economy. With the proliferation of smartphone devices and a drastic fall in mobile data rates, Bhojpuri media found a new life on YouTube, which had become a household name by then. In the present, many Bhojpuri films release on YouTube on the same day of their theatrical release, perhaps even before their theatrical release. I have also seen certain films in Kolkata which have had their digital release prior to their theatrical release. In addition, a number of OTT streaming platforms allow viewers to stream Bhojpuri films for free. The internet boom rise of television, network television, and ubiquity of digital media have transformed the Bhojpuri film economy insofar as box office collections are no longer as significant as they were in the 2000s. By 2010, Bhojpuri language content was already there on television channels, with Bhojpuri film stars
regularly featuring in Bhojpuri music and reality TV shows. Bhojpuri films are now telecast on television channels solely dedicated to airing Bhojpuri language content round the clock. Within this media constellation, film, television and music industries share mutual interests via various overlaps in production, exhibition practices, star packaging and viewership. Recently, a new appellation, Bhojiwood, is making rounds in print and media. While such a branding of the Bhojpuri film industry misses out on how the cinema is implicated in various media practices in the same vernacular, nevertheless, it is symptomatic of a deliberate effort to differentiate and position Bhojpuri media vis-a-vis Hindi cinema or Bollywood. Bhojiwood then should be understood as a term to refer to the Bhojpuri media industry, of which cinema is perhaps a rather small segment. Bhojpuri film is one among several media forms implicated in one another within this network of vernacular media, be it visual, oral, televisual, and so on, where cinema is neither at the center of Bhojpuri media production, nor does it exactly possess a discrete constitution. In this context, Bhojpuri cinema operates within a diffuse body of media practices within the emergent Bhojpuri media assemblage. Linked with the growth of the vernacular music industry in the 1990s is the consolidation of Bhojpuri film viewership. After its reconfiguration in the early 2000s, the Bhojpuri film industry has been integrated into the vernacular media industry, which interfaces film, music and televisual practices. So now I move on to the last section, which is posed as a question: is there a new viewership? I have some time. As the Bhojpuri media economy inches more in the direction of formalizing its practices, Bhojpuri cinema has experienced concomitant shifts in narrative strategies and star packaging. Situating the film in a rural milieu is not as important as it were once. With rural melodramas not in vogue anymore, action films have gained an immense popularity recently. While the characteristic feature of vernacularity persists, recent trends suggest a gradual unmooring from its provincial coordinates. This can be evidenced from an increasing number of films set abroad where the markers of provinciality are consciously excluded. Furthermore, the use of Hindi dialogues and lyrics has become more frequent, something that was unthinkable in the 2000s. Bhojpuri cinema's rendering of Bhojpuri-ness or Bhojpuriya is more a matter of how it is inscribed in the star text of the male star than its evocation in the film text. The affective capacity of vernacularity flows via the star, be it in the films or popular music videos. Bhojpuri media's tentative shift from provincialism is informed by a gamut of aspirational indices. Bhojpuri media has been consistently accused of being coarse and not family friendly by the upper caste class constellation. As Bhojpuri media finds itself increasingly domesticated on television and streaming platforms, inducting the Bhojpuri speaking middle class audience that had forsaken Bhojpuri media in its post-2000 makeover is a decisive move not only to widen its trade but also to reorient its image. Such a maneuver allows Bhojpuri media and especially Bhojpuri cinema to bring in the absent figure of the woman within its blanket viewership. Of late, a few Bhojpuri films have garnered releases in multiplexes, a far cry from its usual habitus, the rundown theatre. In addition to this, Bhojpuri film stars are seen collaborating with popular Hindi musicians for music videos produced by big labels such as T-Series. This is it. Evidently, these moves are predicated upon the aspiration for a crossover audience. In this perspective, the Bhojpuri media is attempting to gentrify itself, not exactly gentrify, but there is a move towards it via textual as well as narrative means. And it is cinema that is leading at the front of this refurbishing of Bhojpuri media. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद लाल मोहन जी। कोनो सवाल आवक चाहिए? जी जी। लालमोहन जी ने तो बहुत ही अच्छा पेपर दिया, बहुत दिनों तक याद रखने वाला, और पूरी भोजपुरी सिनेमा के सिवाय आप नाजिर हुसैन को अगर भूल गए थे। नहीं वो हाँ, लेकिन वो आपका तो थी नहीं। हाँ। अच्छा ये बताइए, खेसारी लाल यादव सचमुच नाम है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा रखा हुआ है?
सच्चे के नाम छे सर, सच्चे के नाम छे। दैट्स ट्रू, उनका नाम वही है। हाँ। और एक चीज़ मैं बोल दूँ, सुना, मुझे लगता है कि मैं आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। माइक काम कर रहा है? कर रहा है, अच्छी बात है। मेरा पेपर 2000 के बाद में और एक्चुअली 2010 के बाद में भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी मीडिया इंडस्ट्री का जो ये लाइफ है उसको समझने के लिए है। लेकिन 1960 में जब भोजपुरी सिनेमा का शुरुआत हुआ था तब तो नाजिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, उसका तो एक अलग ही इतिहास है जो अभिजीत घोष ने अपने किताब में लिखा है, सिनेमा भोजपुरी। और कोनो सवाल? हाँ, अहाँ तो लाल मोहन जी समय से पहले खत्म कलौं, समय से पहले को तो समय हमें लऽ ली कैसे नहीं, एकर बाद पैसा के रौल अबै छै। अहाँ के पास एहन इतिहास छै जे 80-60 हजार 65 हजार में फिल्म बनलै या ओ क्लासिक भऽ गेलै। कनि लंबा पिछला समय के बात कहि रहल छी, ओहि समय ओहो समय में लोग 9 लाख 10 लाख में बनबै छलैया। तो या ऋतु घटक सनक फिल्मकार 60 हजार 65 हजार फिल्म बनेलन और आब वो क्लासिक मानल जाइ छै। हुनकर सबके सब फिल्म 60 हजार 65 हजार 90 हजार हुनकर बजट छलनि। तो डिपेंड करे छै कि अहाँ केना सोचि रहल छी, अहाँ पूरा अपन जे खिस्सा कहऽ जा रहल छी तकरा देख केना रहल छी, और खिस्सा के जो अनका नहीं अहाँ बहुत रास नजर काज करे छै, बहुत रास कोनो चीज में काज करे छै, ओहि सब नजर से जब प्रभावित है तो निश्चित रूप से लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ अरब 10 खरब पर अहाँ पहुँचे लागल। तो ओकरा अलग अलग हिस्सा छै। ओकर अहूँ के देखे दोस्ती नामक फिल्म मोन है, मैंने हमारा जनरेशन के सनक जितने लोग हैं जिनका सबगोटा के मन है दोस्ती फिल्म, जो सबसे कम पाई में, बहुत कम पाई में, उस समय में सबसे कम पाई में बनल रहे और आज तक जैसे क्लासिक के हिस्सा हो गए है। भोजपुरी सिनेमा एक लंबा सफर तय करके है और बीच में हमरा लागल छला कि लालमोहन जी शायद ओकर जे बीच में जो ओकर द्व्यर्थी संवाद, सेक्सुअली ओवरलोडेड सीन्स एंड सॉन्ग्स एहि पर किछु बात करता जकरा लोग चेंज कर रहा है, जकर हम हमहूँ सब प्रतीक्षा करै छी जे भोजपुरी सिनेमा अपन एहि सब अवगुण से मुक्त भऽ जाए। तो हम तो खाली कामना टा कऽ सकै छी जे मुक्त भऽ जाए, कन्हारे तो ओकरा ठीक करथिन अथवा नहीं करथिन। ओना ओकर शुरुआत बहुत सुंदर से भेलै, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो हो अथवा दंगल सनक फिल्म सब जो है ओकर बहुत शानदार फिल्म सब में आबै छै स्मरणीय हमार संसार अखन बहुत पहिने देखने छी। हमरा ऐसे कखनो मोन पड़ैया तो मैंने एक हृदय में अजीब तरह से सिहरन जगह उत्पन्न हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद लालमोहन जी, अहाँ एक नीक अपना जगह के विषय पर बहुत बढ़िया से बहुत बात केलौं। हमार बात अहाँ बुझे छी कि नहीं से पता नहीं, हाँ बुझते हैं, समझा ना। तो मुझे हमरा बहुत खुशी भेल, आनंद भेल। अब अहाँ से आग्रह करब जे और किछु कहबै अहाँ, और कोनो सवाल नहीं आबि रहल है? सवाल ये तो मैं चला जा रहा हूँ। हाँ, कोनो सवाल आबि नहीं रहल, हम प्रतीक्षा केलहुँ, समय से हमरा पास होना, हमरा एखनो समय 2-3 मिनट। तो धन्यवाद भाई लालमोहन जी। थोड़ा इससे इधर हट के पूछ सकते हैं, मतलब सीधे टॉपिक पर नहीं, पर हाँ अहाँ पूछो, 3 मिनट के समय हमरा लग में, अहाँ पूछ सकै छी। बस क्यूरियस होके कि भोजपुरी में तो फिर भी एक फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हो गई, मैथिली में क्यों नहीं हो पाई? मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इसका कोई कारण है क्या? अभी इसका कारण ऐसा है कि भोजपुरी जो है लेकिन मैं आपकी बात अभी अचल मिश्रा बोलकर एक नए फिल्म मेकर हैं, लेकिन ये इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड में काम नहीं कर रहे हैं। इनका अपना एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग प्रोसेस है, वो फिल्में बना रहे हैं जैसे गमक घर, धुएं। लेकिन इन्हें मैं इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दूंगा अभी। क्यों नहीं दूंगा? इसका कारण ये है कि यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन का होना बहुत ज़रूरी होता है और एक प्रोडक्शन का सेंटर या प्रोडक्शन का कंसर्टेड एफर्ट होना चाहिए। वो मैथिली सिनेमा के पास नहीं है। लेकिन हाँ, 1960 के दशक में मैथिली सिनेमा भी उसी समय रवाना हुई थी, लेकिन शायद पहुंची नहीं। भोजपुरी सिनेमा आज कहीं पहुंच गई है। तो मेरा यही जवाब। हाँ, ये बात सच है, सत्य है कि मैथिली के पहल सिनेमा ममता गावे गीत एक करीब वर्चुअली एक समय में शुरू भेल छै, एक टाइम में शुरू भेल छै। और चूँकि एखन विषय ओ नहीं छला मैथिली सिनेमा क्या नहीं ओतऽ पहुँचल है, हम संक्षेप में अहाँके बता दी मैथिली सिनेमा डिफरेंट लेवल पर काज कर रहल छै। जेना कि एकटा उदाहरण देलहुँ एकटा अचल मिश्रा के लऽ कऽ, तऽ मैथिली सिनेमा के एकटा बहुत जे इंटेलेक्चुअल वर्ग छै
वो फेस्टिवल सर्किट ला फिल्म बना रहा है, किस स्टोरी बेस्ड फिल्म बना रहा है, जैसे जे सिनेमा के हम सब्जेक्ट के कहलो ना विषय विश्वसनीयता वही के आधार पर से अपन स्टोरी टेलिंग के रास्ता निकाल रहा है। ऑफकोर्स वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं बढ़ है, बॉक्स ऑफिस पर ओकर किस नहीं बढ़ रहा है ठीक ठाक, लेकिन इंटेलेक्चुअली बेहतरीन सिनेमा हमरा जने बहुत ठीक ढंग से सही रास्ता पर चल रहा है। उम्मीद करै छी कि अहाँ के रिजल्ट किछु दिन में बुझा में आबि जाएत। अब हम आमंत्रित करै छियन मिस्टर मनीष कुमार, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी, मिथिला प्रकृति बोध एवं महिलाएं। बहुत शानदार विषय है, मिथिला प्रकृति बोध एवं महिलाएं। मिस्टर मनीष कुमार जगाया है और गांव में आके, क्योंकि अगर हम भारत को समझे तो भारत की जो दो परंपराएं हैं विद्या को लेकर, एक सांस्थानिक परंपरा है और एक मौखिक परंपरा है। तो गांव तो वैसे ही अपनी मौखिकता में जीता ही जीता है, लेकिन जो सर ने अभी बौद्धिक ज्ञान परंपरा को जो गांव से जोड़ कर देखा है या जो गांव की तरफ लाया है, जो कहीं ना कहीं 200 या 250 वर्ष पहले हम जाएं अंग्रेजी हुकूमत से पहले, तो ये दोनों जो केंद्र थे वो गांव के थे। गांव में ये दोनों चीज़ें थी, लेकिन एक कहा जाए कि नॉलेज का पैराडाइम शिफ्ट हुआ, वो जाके अर्बन सेंटर हो गया। नॉलेज जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस है भारत का या बिहार का या मिथिला का, लेकिन इस अलग से या इस प्रयास से जो काम हो रहा है कि हम गांव की तरफ आ रहे हैं और गांव में इस दोनों विद्या को जोड़ करके और हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि मेरा विषय है नेचर, प्रकृति को समझने का, और एक तरीके से मिथिला के कॉन्टेक्स्ट में, तो जैसे हम एक गाँव को समझते हैं, तो गाँव का जो एक तरीके से प्रकृति बोध होता है, मतलब नेचर को देखने का नज़रिया, उसका नेचर से जुड़ाव, और कहा जाए कि नेचर को डे टू डे लाइफ में कैसे वो प्रैक्टिस करता है उसके प्रति, तो वो जो पूरा है वो आपको गांव में दिखेगा। और एक श्रेष्ठ गांव, मतलब कहा जाए कि गांव को हम कैसे समझेंगे, उसको पहले हम समझते हैं कि गांव कैसे, मतलब कैसे गांव होता है। गांव का जो नाम है, अगर हम गांव के अगर शब्द को समझे, देहात कहते हैं। एक शब्द है जो खासकर इस हमारे नॉर्थ इंडिया में और खासकर हमारे बेल्ट में देहात बोलते हैं। तो देहात का मतलब क्या होता है, उसको अगर अपन विकसित करेंगे, देह है, मतलब हम गांव को एक शरीर मानते हैं, एक लिविंग चीज़ मानते हैं कि वो जीवित है। हम पंजाब की तरफ चलते हैं तो पंजाब में उसको पिंड बोलते हैं। पिंड भी एक तरीके से शरीर का प्रतीक है, और ये गांव भी जैसा नाम पिंडारुच है, तो ये भी एक तरीके से एक पिंड के स्वरूप है। गांव अपने आप में एक लिविंग ट्रेडिशन है, एक जीवित कहा जाए, एक जीवंत परंपरा है जो गांव में अभी भी है। तो एक श्रेष्ठ गांव कैसे होगा, उसको हम पहले, और एक साउथ इंडिया में उसके लिए शब्द चलता है उरू शायद बोलते हैं, तो उरू का मतलब भी वही होता है। तो मतलब कहा जाए कि हमारी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, मतलब भारत की, कि भारत में कैसे कल्चरल कॉन्टिन्यूटी, ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। वो अलग डिस्कोर्स हो सकता है कि ट्राइबल्स का कैसे है, लोक का कैसे, या फोक जिसको हम कहते हैं, या जो क्लासिकल टेक्स्ट का है उसका एक अलग अलग नैरेटिव्स हो सकता है। तो मैं आता हूँ गांव को समझने की, क्योंकि पहले आज हम जो एक प्रकृति वातावरण में ही बैठे हुए हैं, हमको सामने तालाब दिख रही है, और मेरे स्लाइड में भी आपको तालाब दिख रहा है, कॉस्मिक पॉन्ड है ये तालाब का, लेके जो एक मतलब यहाँ की जो महिलाएं हैं, इनका जो बोध है उसको मैंने यहाँ पे रखा है। और ये जो पिक्चर है मुझे श्री अमल झा जी के द्वारा मिला है, बैठे हुए हैं भैया। तो मैं पहले बताता हूँ गाँव का बोध क्या है। तो एक श्रेष्ठ गांव कैसे होता है, जो प्रकृति होलिस्टिक पैराडाइम से गांव हर एक चीज़ को देखता है, वो बांट के नहीं देखता है। तो एक जो श्रेष्ठ गांव उसमें होगा सामाजिक अर्थशास्त्र, उसका एक अपना इकोनॉमी होगा, वो भी सोशल होगा, उसका अध्यात्म होगा, अपना अध्यात्म को वो प्रैक्टिस करेगा, उसकी सामाजिक चिकित्सा होगी, जिसको हम एक शब्द दे सकते हैं इथनो बॉटनी या इथनो मेडिसिन, जो भी आप जो प्लांट से जो मेडिसिन वो लोग बना रहे हैं, सामाजिक चिकित्सा होगी। एक प्रकृति बोध है कि हम नेचर से कैसे जुड़ेंगे, हम नेचर से कितना लेंगे, कितना देंगे, हमारा नेचर को लेकर जो ग्रेटिट्यूड होगा वो कैसे होगा, हम नेचर को कैसे समझेंगे, किस मॉडल से समझेंगे, नॉन डुअलिस्टिक मॉडल से देखना चाहते हैं, या जो कहा जाए कि हमारा जो तरीके से मोनोकल्चर जो डेवलप हुआ है अभी एकेडमिया में, या कहा जाए जो समझने का जो अंडरस्टैंडिंग बनी है कि हम उससे समझ रहे हैं। और पांचवा है कला। तो जो एक चीज़ को पाँच को मैंने बताया, सामाजिक अर्थशास्त्र, अध्यात्म, सामाजिक चिकित्सा, प्रकृति बोध और कला, तो जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनको इस गांव में या इसके आसपास के वातावरण में इस चीज़ को देखना चाहिए, जिससे वो गांव को समझ पाएंगे, और गांव के थ्रू वो नेचर को कैसे समझते हैं गांव के लोग, वो समझ सकते हैं। तो मूलतः जो मेरा काम है वो कल्चरल इकोलॉजी का पार्ट है, कल्चर कैसे नेचर से जुड़ा हुआ है, कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं, तो उस पर है। और स्पेशल कॉन्टेक्स्ट जो मैंने रखा है वो महिलाओं को रखा है। अब बात आते हैं कि इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस की बात क्यों, प्रकृति बोध की बात क्यों। अगर आप क्लाइमेट चेंज को देखें तो मैं बहुत दूर नहीं लेके जाऊंगा आपको, हम उत्तराखंड लेके नहीं जाएंगे कि वहाँ
पहाड़ गिर रहे हैं, तमाम दिक्कतें होती। मैं मिथिला में ही बताता हूँ, यहाँ भी क्लाइमेट चेंज का प्रभाव दिखता है। चाहे वो आप एग्रीकल्चरल कैलेंडर को ले लीजिए, जो खेती करने का जो टाइम था उसमें चेंज हो गया है। जो फसलें पैदा होती थी आज वो मिश्रित खेती होती थी, आज वो मोनोकल्चर का पार्ट बन गया है। खेती करने की जो पूरी विद्या थी वो चीज़ें बदल रही हैं। और उससे एक तरीके से कहा जाए कि आप फैमिली स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें वायलेंस क्रिएट हो रहा है, और उस वायलेंस से कहीं ना कहीं महिला ही उससे पीड़ित होती है। एक पूरा क्लाइमेट चेंज का एक तरीके से देखने का नज़रिया है मेरा, मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ। और इस क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन है? मुझे लगता है सबसे बड़ा जो भुक्तभोगी है या भुक्तभोगी होती हैं वो महिलाएं और बच्चे होते हैं। क्योंकि अभी आप ही लेटेस्ट में देखिए, वहाँ उत्तराखंड में हुआ, वहाँ पे क्या हुआ कि सारे जो पुरुष थे सबसे पहले भाग के खड़े हो गए। वहाँ से महिलाएं रुकी, महिलाएं अपने बच्चों को सहजने में लगी, अपना परिवार देख रही थी। तो जो एक तरीके से कहा जाए कि जो कल्चर को लेकर वो जो मतलब इन डेप्थ जो उनमें जो रचा बसा है वो कहीं ना कहीं चीज़ को लेकर है। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो अगर इन्वायरमेंटल क्राइसिस होगा तो सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी हम बनेंगे। तो इस विषय को मैंने रखा है। और आप जैसे देख रहे हैं उसमें मुझे कुछ बोलना नहीं है कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या है, क्या हो रहा है, आप खुद देख रहे हैं। बगल में ही दरभंगा है, दरभंगा में इसी वर्ष मैंने देखा कि पानी नहीं था। यहाँ तमाम लोग दरभंगा के बैठे, वहाँ पानी की बहुत बड़ी दिक्कतें थी। तो एक तरीके से हमारा जो नेचर को लेकर जो हमारा कॉन्शियसनेस है, कंसर्न है, वो चीज़ें बदल गई हैं या बदल रही हैं, या मुझे लग रहा है कि उसको हमको ठीक करना है। मुझे लगता है वो गाँव में भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, इसलिए मैंने इस विषय को रखा है। जैसे ये कॉस्मिक जो पॉन्ड है, मैं पॉन्ड के तहत में दिखाना चाहता हूँ कि महिलाओं का क्या कंसर्न है। जैसे वो बगल में जो बना हुआ है वो एक तरीके से तालाब का एक तरीके से भिंडरा है जिसको पाल बोलते हैं। अभी तक मैंने सुना था कि मिथिला में जो मिथिला के पाल होते हैं उस पर विवाह होता था और दूल्हा या जो बाराती आते थे वो रुकते थे। आज मैंने पहली बार देखा कि इस पाल पे इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज हो रहा है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो कभी वो जो कभी विवाह पद्धति से जुड़े हुए थे, आज उस पर अगर ये काम हो रहा है तो ये अपने आप में ये भी एक महती कार्य है। और उसमें आप देखेंगे कि जो तालाब की जो पूरी इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम को कहें उसकी जो पूरी बायोडाइवर्सिटी है वो आपको दिखता है, वो पेंटिंग में दिखता है आपको। चाहे वो मछली हो, केकड़े हो, केचुए हो, या उसके किनारे का जो तालाब के किनारे की जो पूरी तरीके से जो सांप और तमाम तरह के जो भी जानवर उनके रहने की है। और जो उसकी पाल है, आप देखिए ये सामने पूरा दिख रहा है, ये पाल है। इस पे पाल की जो बनाने की पूरी वो तमाम तरह के पेड़ पौधे हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं के चेतना में कहा जाए या उनके डे टू डे लाइफ में वो चीज़ें हैं बची हुई, और वो एक्सरसाइज होती हैं डे टू डे लाइफ में। और इस चीज़ को मैं समझता कैसे हूँ, कैसे मैं देख रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने एलपी विद्यार्थी जो ग्रेट एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं उनकी थ्योरी रही है नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। मैंने उसको जोड़ा इन मैथिली वुमेन। मैंने देखा है कि ये कैसे ये चीज़ें आपस में कैसे चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हो जा रहा है क्या? बैटरी खत्म हो गई। क्षमा चाहता हूँ। तो ये चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं, तो मैंने उसका थोड़ा सा डिफिनेशन दिया है, आप उसको देख सकते हैं। मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मैं उस चीज़ को बताने की कोशिश करता हूँ कि एलपी विद्यार्थी नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स से कैसे समझते हैं। तो वो नेचर से जो चीज़ है वो नेचर से समझते हैं कि जो वहाँ की जो सराउंडिंग्स में जो चीज़ें बन रही हैं, जो उनका कहा जाए कि इकोलॉजिकल एक्सरसाइज है, इकोलॉजिकल ट्रेडिशंस है, जो कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने उसको नेचर फॉर्म में रखा है। दूसरा उन्होंने मैन रखा, जैसे उसमें रखा हुआ कि जो चीज़ें हैं, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव है, जंतु हैं, जानवर हैं, जो भी हैं, उनसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए बोध कैसा है। दूसरा है मैन यहाँ पे वो मैन आदमी वाला नहीं है, मैन में इन्होंने इंस्टीट्यूशन को रखा है, जो संस्थाएं हैं, मतलब इकोलॉजी के सापेक्ष में या उसके रिलेटिविज्म में कैसी संस्थाएं इस्टेब्लिश होती हैं, कैसे विकसित होती हैं, और वो कैसे इंटरेक्शन करती हैं नेचर को लेकर, नेचर से कैसे उनका लेन देन होता है, या कहा जाए सोशल इंटरेक्शन उनका जो है वो उन्होंने इसमें मैन में रखा हुआ है। और स्पिरिट है, यहाँ स्पिरिट बोले तो एक तरीके से उनका जो बिलीफ सिस्टम है, चीज़ों को देखने का, नेचर को देखने का, आसपास की चीज़ों को देखने का, एनिमल्स को देखने का, बर्ड को देखने का, ट्रीज को देखने का, प्लांट्स को देखने का, मिट्टी को देखने का, नदियों को देखने का, तालाब को देखने का, वो पूरे स्पिरिट में रखते हैं। तो इस स्पिरिट में मैंने मिथिला में 4 तरह के स्पिरिट्स को देखा है,
उनके थ्योरी के रिलेटिव में। पहला वो बोलते हैं कि पहला, या मैंने जो देखा है वो एक पहली जो स्पिरिट है वो परोपकारी स्पिरिट है। उसको एक तरीके से हम कह सकते हैं, एक तरीके से जो गोसाउन भी हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारी देवी हैं, भगवती हैं, वो एक तरीके से परोपकारी स्पिरिट के रूप में है। दूसरा एक तरीके से जो हमारा पूर्वज को लेकर, जो हमारे एंसेस्ट्रल स्पिरिट को लेकर, जो कल सर ने इस पे पेपर भी पढ़ा एंसेस्ट्रल वर्शिप पे, एक तरीके से एक स्पिरिट दिखता है। तीसरा है इविल या जो दुष्ट आत्माएं हैं, उनको लेकर भूत प्रेत, ये तो उनमें भी एक बिलीफ सिस्टम है। उनको कैसे ठीक करना है, उनके लिए हमको क्या ग्रेटिट्यूड करना है, हमको गांव को कैसे बचाना है, गांव से अगर कुछ गड़बड़ चीज़ें तो उसको कैसे ठीक करनी है। और चौथी है जो जादू टोना से संबंधित चीज़ें हैं, जिसको बोलते हैं विच क्राफ्ट, या जो क्राफ्ट से चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं हम सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जो तरीके जो सैमन्स होते हैं, जो सैमनिज्म प्रैक्टिस करते हैं, और वो सैमन्स जो होते हैं जो सैमनिज्म प्रैक्टिस करते हैं, जो ट्रांस में जाते हैं, तो गांव के लिए और तमाम यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे जो मेल जो है वो तो भगत है ही है अगर लोक समाज में देखें, और जो तरीके से भक्तिन है वो भी तरीके से ट्रांस को मेंटेन करती हैं और प्रैक्टिस करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, और वो ट्रांस में जाकर उस चीज को बताती हैं। उसी का एक ये कंटिन्यू है कि कैसे उस चीज को समझते हैं। जैसे इसको मैं पढ़ देता हूँ कि दिस ग्रुप बिलीव्स दैट अ वेव ऑफ कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप कनेक्टेडनेस देम टू देयर बायोफिजिकल एनवायरनमेंट, दे क्रिएट अ स्पेशल connection between themselves and the natural world and have a community of being world view according to गाडगिल। गाडगिल इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि कैसे लोक समाज में चीज़ें कैसे गुथी हुई हैं, कैसे बनी हुई हैं। ये इसी के बारे में जो मेरा फील्ड वर्क है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मिथिला, मैथिली और मैथ्यूज कौन है, तो इसको यहाँ पे बैठे हुए सब लोग अधिकतर समझते हैं, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। कुछ डिफिनेशन से, ये मेरा रिसर्च साइट है, मैंने रिसर्च कहाँ किया है, तो अभी मेरा रिसर्च कंटिन्यू है। और एक तरीके से जो ये मैंने टाइटल रखा है, एक तरीके से मेरे चैप्टर का पार्ट है, जैसे युवों ने बताया था, ये भी इस पर मैं काम कर रहा हूँ, और इस पर आप जैसे लोगों का एक तरीके से इनपुट आएगा तो मैं इस पर और ठीक करूँगा। तो रिसर्च साइट जो है ये मधुबनी के सरसोपाही गाँव का है, उसको मैंने एज आ रिसर्च फील्ड चुना है, और एक तरीके से मल्टी साइटेड इथनोग्राफी यूज़ किया, मतलब कुछ और जो आसपास के गाँव है मैं उसको देखने की कोशिश उसमें करता हूँ। तो ये पूरा वो है। अगर हम मेथोलॉजी की बात करें तो मेरा एक तरीके से इथनोग्राफिक इंसाइट इसमें मैंने यूज़ किया, उस पर पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन है, और तरीके से सहभागी अवलोकन है। इस चीज़ को मैंने यूज़ करते हुए ग्रुप डिस्कशन है, और डे टू डे लाइफ में कैसे लोग इंटरेक्ट करते हैं उसको भी मैंने इसमें देखने की कोशिश की है। अब हम मेन बात आते हैं, मैं क्यों इस नॉलेज सिस्टम की बात कर रहा हूँ, क्यों इस प्रकृति बोध को फिर से रिविजिट करने की ज़रूरत है, हमें फिर कैसे नेचर से क्यों जुड़ना है, उसके लिए मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। मैंने एक टाइटल लिखा है इसमें, फोक नॉलेज एंड कॉस्मोलॉजी नेग्लेक्टेड बाय मॉडर्न साइंस। अगर हम रेनेसा पीरियड में चलते हैं तो फ्रांसिस बेकन और रेने देकार्ते के टाइम में अगर हम देखें तो एक तरीके से नेचर को देखने की जो अंडरस्टैंडिंग बनी, एक तरीके से जो वर्ल्ड व्यू बना, एक कॉस्मोलॉजी बनी, जो मतलब कंस्ट्रक्ट हुआ कि हम नेचर को कैसे समझेंगे, तो वो एक तरीके से ऑब्जेक्टिफिकेशन का दौर आया, ऑब्जेक्टिव रियलिटीज गढ़ी गई कि नेचर ऑब्जेक्ट है, मतलब हमसे बाहर की चीज़ है। लेकिन आप लोग समाज में आएंगे तो वो प्रकृति को अपने से बाहर की चीज़ नहीं मानते, अपने अंदर की चीज़ मानते हैं। मतलब एक तरीके से उनके अंदर हम देखें तो इंटरनल प्रोजेक्ट का काम करता है, वो इंटरनल है। तो उसमें आता है कि उसमें रेने देकार्ते और फ्रांसिस बेकन ये लोग बोलते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनको लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करने का उनको लिए कोई ज़रूरी नहीं, वो नहीं कर सकती हैं। मतलब तरीके से नेचर को भी देखने का जो है तरीके से मेंस डोमिनेशन थ्योरी वहाँ पे काम कर रहा है। वो एक तरीके से पुरुष के चश्मे से देख रहे हैं, एक तरीके से मर्दवाद है, पुरुषत्ववाद एक तरीके से कहते हैं, पैट्रियार्की, उस चीज़ से समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब ये नॉलेज सिस्टम इंडिया में आता है अंग्रेज़ों के टाइम में, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, बस अपने नॉलेज को मैं क्लेम कर रहा हूँ, तो वो जो नॉलेज सिस्टम है यहाँ बदलता है, वो चीज़ें बदल जाती हैं, वो हमारे नॉलेज को हीन भाव अंधविश्वास इस चीज़ में वो करके हटा देते हैं। जो आजकल कहीं ना कहीं अभी फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजी में न्यू एंथ्रोलॉजिकल थ्योरी पे बात हो रही है कि अब हम फिर से न्यू एनिमिज्म पे बात करेंगे, हम एनिमिज्म की तरफ जाएंगे, हम फिर से उस पर रिविजिट करेंगे, हम नेचर और ह्यूमंस को फिर से इंटरप्रेट करेंगे, जोड़ेंगे, वो फिर से इस बात हो रही है। लेकिन वो जो नॉलेज सिस्टम हमारा था वो उनके द्वारा हटाया गया कि भाई ऐसे हम नेचर को नहीं समझेंगे। और कहीं ना कहीं जो तरीके से जो पर्यावरणीय विकृति आई है, जैसे हम दो शब्द लेते हैं पर्यावरण और प्रकृति, तो पर्यावरण जब भी हम सुनते हैं तो लगता है कुछ हरास हो रहा है, संकट है, गड़बड़ हो रहा है, और जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो लगता है कि हाँ अभी कुछ बचा हुआ है। तो हमको जो अपना प्रकृति बोध है उसको सही करना है, और उसके साथ जो हमारा काल बोध है, हमको जो देखने का दृष्टिकोण है कि
कि लीनियर है हम देख रहे हैं कि रैखिक में देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, तो वो काल बोध और प्रकृति बोध हमको ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर मैं बस कंटिन्यू कर रहा हूं। अब इसको इससे माध्यम से मैं समझाऊं तो यहाँ की महिलाएं चीजों को कैसे समझती हैं, उनका ऑन्टोलॉजिकल बिलीव्स कैसा है, उनका कहा जाए कि इको कॉस्मोलॉजी कैसा है। अभी एक नया टर्म चल रहा है अभी, इको कॉस्मोलॉजी, मतलब कॉस्मोलॉजी के साथ नेचर का कैसा जुड़ाव, हम नेचर को कहाँ रखते हैं। तो इको कॉस्मोलॉजी वही मैंने पहले बोला कि वो अपने और दूसरे में अंतर नहीं करता, वो हर चीज में चीजों को ढूंढ लेता है। जैसे हम एक जर्नल स्टेटमेंट कहते हैं कन कन में शंकर, तो वहां मैंने लिखा सीइंग द यूनिवर्स या वर्ल्ड कन कन में भगवती। यहाँ जितने भी मैथिल्स लोग हैं या जो मैथिल महिलाएं वो हर एक चीज में भगवती का स्वरूप मानती हैं। मतलब पंच महाभूत जो हैं, जिसको चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से रचित शरीर जो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, वो कहीं ना कहीं मैथिल्स में जो पंच चीज है उसमें सारे में हम बिलीव करते हैं कि उसमें भगवती है। इसीलिए जो हमारे एक तरीके से इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस है यहाँ की महिलाओं की, वो ज्यादा मजबूत दिखती है मुझे अभी अपने फील्ड वर्क में। ये है मिथ बिलीव्स अबाउट द ट्रीज एंड एनिमल्स। महिलाएं चीजों को कैसे समझती हैं, तो वो अपनी स्टोरीज से समझती हैं, उसके लिए जो बिलीफ सिस्टम है उससे समझती हैं। ये एक चित्र है जो मेरे ही जो रिसर्च असिस्टेंट ना कहकर मैं भैया ही बोलता हूँ, श्री अमल झा जी के द्वारा भी ये चित्र मुझे मिला। ये गंगा देवी का के द्वारा बनाया गया एक तरीके से मैथिल पेंटिंग का एक स्वरूप मैं कह सकता हूँ वो है। तो ये पेड़ के माध्यम से कैसे जो प्लांट्स टीच एज अ टीचर, कैसे टीचर की तरह हमको सिखाते हैं। तो ये पूरा पेड़ का जो वृक्ष का पुरुषार्थ बताया गया है, जो आपका जीवन दृष्टि वो बता रहा है कि जो जड़ है वो धर्म का प्रतीक है, तना अर्थ का प्रतीक है, और उसकी जो टहनियाँ हैं वो कहीं ना कहीं काम का प्रतीक है, और उसके ऊपर जो जीव जंतु रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं मोक्ष का प्रतीक है। मतलब ये कह रहा है कि जो आप पे फल लग रहे हैं, जो आपका मतलब आप पे रहने का जो स्पेस है वो समाज कल्याण के लिए होना चाहिए। जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच अभी बढ़ रहा है, अभी हुगो ने अपने काम में बताया है कि एक तरीके से इंडिविजुअल अप्रोच बढ़ रहा है, वो ठीक है, गड़बड़ नहीं है, लेकिन इसको अगर हम गांव के अप्रोच से देखें, अगर एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड की बात करें, अगर हम कम्युनिटी मैनेजमेंट की बात करें, अगर हम कम्युनिटी या ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज की बात करें, ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करें, तो उसमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट है। वो इस पेड़ के माध्यम से वो चीज़ें बयां होती हैं। कुछ रिचुअल्स हैं, अब रिचुअल्स को मैं बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि समय सर हो रहा है। मैं जो कुछ रिचुअल्स मुझे मिले, चाहे जूड़ शीतल हो या यहाँ मधुश्रावणी पर्व हो, मैं उसके लिए टर्म मतलब कहता हूँ वो इको रिचुअल्स हैं, वो रिचुअल्स नहीं है। अगर आप इकोलॉजिकल लेंस से उसको देखेंगे तो मेरे लिए वो इको रिचुअल्स हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं इतनी मात्रा में प्रकृति बोध है, प्रकृति को लेकर, चाहे वो नवग्रह की पूजा हो, सूर्य की पूजा हो, चंद्रमा की पूजा हो। एक तरीके से वो एनिमिज्म का पार्ट तो हो सकता है, लेकिन एक तरीके से ये अलग इकोलॉजिकल बोध है उनका, कि वो हर एक चीज़ में आपको दिखेगा। जितने भी रिचुअल्स हैं वो एक तरीके से नेचर के रिलेटिविज्म में है, वो चीज़ उसके सापेक्षता में वो चीज़ें मेंटेन होती हैं या डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिसेस होती है। तो उसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। जैसे जूड़ शीतल है, तो जूड़ शीतल एक तरीके से प्रकृति बोध का प्रतीक है। वहाँ से हम नेचर वर्शिपिंग का एक तरीके से पूरा एक वो जोन है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और एक तरीके से जो एग्रीकल्चरल उस टाइम जो चीज़ें फसलें तैयार होती हैं, हम उसके सापेक्ष में हम चीज़ों को भोग लगाते हैं, चढ़ाते हैं। अगर हम कृषि से जुड़े हुए हैं, जो एक तरीके से जो मेंटेन होता है, तो एक तरीके से हमारा इकोलॉजिकल बहुत सही है। ये मधुश्रावणी फेस्टिवल्स का ये फोटो है, उसमें भी तमाम जैसे नाग का पूजा होता है, सन का है, और तमाम चीज़ें हैं। उसमें कई ऐसे प्लांट्स हैं उनका उसमें यूज़ होता है, वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल बोध को ही बता रहा है। उसमें सेक्रेट स्पेसेस हैं, कौन कौन से जो गांव के आसपास में जो स्थान है जहां महिलाएं रोज जाती हैं, और एक तरीके से उनसे वो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, जो जिसपे कल सर ने बहुत अच्छे से बोला। वो जो लोग ग्राम देवता हैं, ब्रह्म देवा है, डिवार बाबा हैं, जो तमाम तरीके जो लोक समाज की बातें हैं। ये फोटो है जो सेक्रेट ग्रोव्स की बहुत बात होती है। मैं भी दिल्ली में था तो MK मल्होत्रा सर मिले, जिन्होंने इस पर बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं जब काम कर रहा था तो मिथिला में मुझे कोई सेक्रेट ग्रुप्स नहीं मिला, और उससे मिलती जुलती कोई थ्योरी नहीं मिली। तो अभी जब मैं DU में था तो मैंने उनको बताया कि सर मुझे वैसे चीज़ मिला, लेकिन उसका शब्द टर्मिनोलॉजी अलग, उसको हम लोग धर्मगाछी बोलते हैं, और ये धर्मगाछी ये चतरिया विलेज में है। ये पूरा जो एक बाग है वो सेक्रेट है, वो तरीके से वहाँ की जो लोकल डाइटीज़ हैं उनको वो डेडिकेट है, और वो एक पूरा सा सेक्रेट जोन है। मतलब कोई आप ऐसे गड़बड़ काम वहाँ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको आज्ञा लेना होगा। तो एक तरीके से ये उसका बोध है। और ये लास्ट स्लाइड है, लिस्ट ऑफ सम सेक्रेट प्लांट्स इन फोक कल्चर ऑफ मिथिला। मतलब महिलाएं जो अपने डे टू डे लाइफ में
जो तरीके से एथनो मेडिसिन का पार्ट है। मतलब ठीक है, आज अंग्रेजी चीज़ें आ गई, अंग्रेजी दवाइयाँ हैं या जो भी चीज़ हैं, लेकिन जो हमारी प्राथमिक दवा आज भी कहीं ना कहीं रिलायबल होती है, तो हम पहले अपने नॉलेज के पास जाते हैं, जो हमारे लोकल जो तरीके से मेडिसिन का जो ट्रेडिशन है उसके पास। तो कुछ जो प्लांट्स है मैंने उसको रखा कि कैसे वो चीज़ रिचुअल्स में यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है, या कहा जाए कि रिचुअल्स और तमाम चीज़ों से जुड़ी होती है। हो सकता है एक ही चीज़ तीनों में हो, रिचुअल्स में भी होंगी, सैक्रेड भी होंगी और मेडिसिन के लिए भी उपयोग हो रही होंगी। और ये लास्ट कंक्लूड है जिसको मैं बता रहा हूँ, उसको अब दिख रहा है, मैं उसे बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमको फिर से एक तरीके से गाँव की तरफ रिविजिट होना है और एक तरीके से जो महिलाओं का जो तरीके से जो जुड़ाव है नेचर को, इस पर भी एक पेपर मुझे मिला, तो उसमें मिला कि जो एक महिलाओं का जो नेचर से जुड़ाव हो वो सोशल कंस्ट्रक्टेड है। मतलब पुरुषों ने, मर्दवाद ने, या कहा जाए कि पेट्रार्की ने कंस्ट्रक्ट किया है कि महिलाएं जरूर से उससे जुड़ी रहें। ठीक है, वो जुड़ी रहेंगी, अलग बात है, हम पॉलिटिकल इकोलॉजी पे बात कर लेंगे, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो कंसर्न है, हमको प्रकृति को बचाना है, हमको प्रकृति के साथ जीना है। अगर वो नहीं होगा तो उसके साथ हम कोई डायलॉग नहीं कर सकेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मनीष जी के जे पेपर्स हैं से बहुत रास सवाल ठार करे छे। हमरा उम्मीद है कि अहाँ सबक It's very nostalgic to hear your paper. It really brings me back to, women should be more religious. I kind of get that. I don't know. I mean, maybe I'm not, trying to backfire on something, or I'm just telling you, your study kind of reflects that. Because I remember there's a Japanese researcher who's called Kubota, that's his family name. He talked about this, that women, why they have certain type of stereotypical notions. They are supposed to be the, people who should carry forward the culture. It's very important for them. But then at the same time, when you're talking about, climate change and the problems that we have, when we end up, practicing these things, there are cases where we don't do things which are ecologically good, like, creating a lot of garbage, or, have you ever, looked at it in this angle? But I'll also tell you how Japanese people feel about it. I'm sorry, I'm just trying to connect it this way. We like doing these practices and we feel at home. So when I start presenting my paper, I'll have a connect and maybe I'll further take it from there. What happens? They miss these activities. They feel that it's not right, it's not logically good to, put something in the water. It can be pond, it can be river. You can हम दिया जलाते हैं और जैसे बनारस में इतनी सारी चीज़ें हम नदी में डाल देते हैं, which is kind of polluting the system completely. पर एक जापानीज ने मुझे बोला कि अगर हम वो नहीं देखेंगे तो हम इंडिया नहीं आएंगे. We will not come to India. We actually come to India because we see these practices and we see people have this kind of spiritual faith. It's not just about religious, but it's also some kind of supernatural connect. So there are two different things, and you're trying to connect both of निवेदिता them. जी सवाल न पूछियो, सवाल कहियो। I just got overwhelmed. इसका एक मैं जवाब दे देता हूँ। जो आपने वो गंगा आरती का बताया कि वो जो जापानीज महिलाएं जो आती हैं वो देखने के लिए, लेकिन उससे जो पोल्यूशन हो रहा है एक तरीके से, नदियाँ जो हमारी डैमेज हो रही हैं। आ रहा है आवाज़? हाँ, तो ये 2018 तक था जब मैं BHU में था, तो मुझे भी ये चीज़ें बहुत बुरी लगती थी कि जो प्लास्टिक के जो वो दिए बन रहे हैं और उसको पानी में छोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी इस पर IIT BHU और कुछ सोशल साइंस के लोगों ने उस पर काम किया और उन्होंने अब ऐसे द्वीप बनाने की बात की है, या बन रहा है या बन गया होगा, क्योंकि मैं अभी काफ़ी सालों से उधर गया नहीं। वो बता रहे थे कि वो ऐसा बनेगा जो तरीके से वो रिवर के सापेक्ष में होगा, मतलब वो रिवर को डैमेज नहीं करेगा, पोल्यूटेड नहीं करेगा, उसमें पॉलीथीन्स नहीं होंगे, वो एक तरीके से पानी में घुल जाएगा। ऐसे ही अगर हम मूर्ति विसर्जन की जो आप बात कर रही हैं, जैसे उसमें जो चीज़ें जुड़ती हैं, ये बहुत लोगों का होता है कि तमाम ऐसे रिचुअल्स करने से, तमाम ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने से नदियाँ डैमेज होती हैं, लेकिन वो ठीक बात है। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको एक बार आप समझो उसमें वो क्या कह रहा है, क्योंकि अभी जो क्या कह रहा है वो क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, उसमें तीनों में अंतर हो गया है। जैसे जो आपने कहा मनीष जी, हमारे ट्रेडिशन है से पोल्यूशन कर रहा है अथवा
हाँ पॉल्यूशन या और जे कोनो तरह गड़बड़ी छै ते पर एखन हम सब बात नहीं करलहुँ। हमारे सबके सब्जेक्ट विषय और है विषय विस्तार भऽ रहल है, ब्रांच आउट कर रहा है। हम निवेदिता से आग्रह करबनि हुनकर सवाल अपन सवाल कहैत हो की सवाल छल हुनकर। ऐसा लगता है क्या कि फीमेल्स शुड ओनली बी द प्रैक्टिशनर ऑफ वो मैंने आपको भी बताया कि एक पेपर मैंने पढ़ा था, उसमें ये चीज़ की बात होती है कि जो नेचर कनेक्टेडनेस की हम बात करते हैं कि महिलाएं जैसे जैसे वंदना शिवा का काम है, जो जैसे वंदना शिवा जो काम करती हैं, इकोफेमिनिज्म की बात करती हैं, या उनके साथ मैरिया माइल्स जितने भी लोग हैं, तो उसमें दो चीज़ों की बात करती हैं, प्रकृति और पुरुष की बात करती हैं। तो ये जो प्रकृति की बात कर रहे हैं कि महिलाओं में प्रकृति ज़्यादा हो, तो प्रकृति वो वाला नहीं जो नेचर, मतलब वो उनका जुड़ाव है। तो उस पर एक पेपर मैंने पढ़ा, तो उस पर ये आता है कि उनका जो इंटरप्रिटेशन है कि ये सोशल कंस्ट्रक्टेड है, मतलब गढ़ा गया है। लेकिन वो ठीक है अगर गढ़ा गया है, लेकिन पहले जो हमारा बोध है हमको तो ठीक ही करना है ना। तो मैं यहाँ ठीक होने की बात कर रहा हूँ। जो आपका सोशल कंस्ट्रक्शन है या जो जेंडर के लेंस से आप चीज़ों को समझना चाहती हैं, या जो कल्चरल जैसे कहा जाए कि कल्चरल बर्डन है उन पर थोप दिया गया, वो एक चीज़ एक थेरीज हो सकती है, लेकिन उसको वही मैं कह रहा हूँ कि उसको हमको फिर से समझना है। वो चीज़ें जो चीज़ें अभी बदली इन सदियों में, उसको हमको फिर से रिविजिट करना है। लाल मोहन जी। There is only one issue which is at stake right now. There is only one issue which is at stake, and that is that your entire work, in spite of its, how do I say, redeeming characteristic, it also boxes women. At the same time, it still falls into the trap of essentializing what it means to be a woman in a certain setting. How would you respond to that? चीज़ में समझा नहीं, एक बार फिर से बोले इसको आप। ऐसा है कि महिलाओं को लेकर हमारा एक विचार है, ठीक, और उसी विचार को हम बार बार मतलब चलाते ही जा रहे हैं, ठीक। आप इसको एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं कि इससे प्रकृति का ये हो रहा है, लेकिन अगर आप पार्थ चैटर्जी को पढ़ें तो, और जैसे दीदी बोल रही थी कि जापानीज़ का नहीं, मतलब दीदी का जो लार्जर आर्गुमेंट है वो पार्थ चैटर्जी से हम लोग ले सकते हैं कि वुमेन आर द कैरियर्स ऑफ कल्चर, right? It's as if it is imposed on them, and a man can be modern, whereas a woman has to bear this all along her journey, right? And what we do is that we are trying to give that narrative some kind of academic, intellectual weight, so that the same things keep on carrying on, is what I'm hinting at. And this is something that also needs some kind of introspect, rather than just bringing in an ecological angle to it, just in order to redeem a certain essentializing of women, is what I'm talking about. देखो एक बात ये हो सकती है, जैसे जो बात आप करो जो जेंडर के लेंस है, या जो चीज़ होती है कि कल्चर बर्डन, कि हम कल्चर मतलब सारा कुछ महिलाओं पे छोड़ दिया गया है। लेकिन जो मेरा भी तक ऑब्जर्वेशन मिथिला में है, वो चीज़ें हो सकती हैं कि 80-90 हो सकती हैं, चीज़ें वो दिखती हैं। यहाँ भी जैसे मैं इकोलॉजिकल कंसर्न की बात कर रहा हूँ, कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ, वो दोनों में दिखता है। यहाँ पुरुषों में भी है और महिलाओं में भी है। लेकिन वो जो चीज़ कह रहे हैं कि खासकर जो मैंने भी पेपर भी कोट किया कि पेपर मैंने पढ़ा है, उसमें वो चीज़ की बात होती है। वंदना शिवा भी बात करती है जो प्रकृति पुरुष की, वो भी कहीं ना कहीं उसका भी बाद में वीना अग्रवाल ने उसको काउंटर किया है कि ऐसा चीज़ नहीं है कि आप प्रकृति पुरुष को देख रही हैं। वो ठीक है, उन्होंने काउंटर किया। लेकिन मेरा जो अभी का जो कंसर्न है, एक लेंस हो सकता है, उसका एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है, एकदम हो सकता है। अभी मैं बाहर भी बात कर रहा था कि इसी काम को हम पॉलिटिकल इकोलॉजी से भी काम कर सकते हैं। अभी हम नॉलेज ट्रेडिशन देख रहे हैं, तो इसको हम कास्ट वाइज भी देख सकते हैं, किस कास्ट के पास कौन सा नॉलेज है, नेचुरल रिसोर्स को कौन ज़्यादा गवर्नेंस कर रहा है, ओन कर रहा है। वो अलग बातें हो सकती हैं, अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। लेकिन मेरा जो मेन फोकस है वो इकोलॉजिकल ट्रेडिशनल नॉलेज का है कि कैसे वो नॉलेज से हम कैसे नेचर को बचाने की बात कर रहे हैं। वो आर्गूमेंट हो सकती है, वो आर्गूमेंट बाद में आएगी, वो आप कर सकते हैं, मतलब एक लेंस से कर सकते हैं। लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, वो आपकी बात सही, आप कर सकते हैं, आप बर्डन देख सकते हैं। लेकिन वही मेरा उसमें है कि मैं उसको एक इकोलॉजिकल कंसर्न के रूप में देख रहा हूँ। As an academic, you should also put on these disclaimers, right? It I mean, does not have to be. I mean, that's saying, right? It does not have to have that kind of weight on the disclaimer itself, right? But the larger point is that we need to also be aware of this and not get overflowed with these ideas, right? They're important, but at the same time, when we think of someone like Dilush, right? He believes in the becoming of things, right? Not in the being of things. We are again going back to the being of things. Obviously, I can get your angle, but these disclaimers are also very important when we are speaking on in an intellectual program. एकदम एब्सोल्युटली हो सकता है, एकदम से आप जो बात करें एकदम से हो सकता है, उसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। जैसे बहुत लोग हैं जो जैसे कल्चरल एक्सप्रेशन को आप कह रहे हैं, इस तरीके से वो हो सकता है कि एक तरीके से बर्डन है, हो सकता है वो दूसरे के लिए सोशल कैपिटल हो सकता है, कल्चरल कैपिटल हो सकता है। तो अलग अलग लेंसेज से अलग अलग चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं।
और कोनो सवाल? जना की बात बढ़ रहा छलै एखन कि महिला स्त्रीगण संस्कृति के संवाहक छथि। जी नहीं, स्त्रीगण संस्कृति के निर्माता छथि आ तकर बाद ओकर ओ संवाहक छथि। ई जे चित्र से शुरुआत कयलनि हमर मित्र मनीष जी, ई चित्र जे छै तकरा लिखिया कहल जाइ छलैए। वंस अपॉन ए टाइम एकर ओरिजिनल नाम छै लिखिया। लिखऽ के कला, चित्र लिखल जाइ छलैए, चित्र बनायल नहि जाइ छलैए। चित्र बनायल लिखल जाइ छलै, भाषा क्रिएट केलखिन एकटा ओ, ओकरा एकटा सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फलना टिलना जे अहाँ सबके से अथी रिसर्च कला वाला भाषा सब अछि, ओहि भाषाके अनुसार से ओकर बहुत रास कारण सब छै। लेकिन फैक्ट ई छै कि ओहिके दबावमे ओ जे वातावरणके दबाव छलै, ओहि दबावमे एकटा नवका भाषाके जे सृजन केलै भेलै से लिखिया। आ ई सृजन वएह केलनि और ओकर संवाहको वएह भेलै। यानी क्रिएटर सेहो वएह छथि, महिला छथि, ओकर संवाहको वएह छथि, आगू बढ़बैतो वएह छथि। लेकिन सर उनका प्रॉब्लम ये है जो कह रहे हैं कि आप संवाहक के साथ साथ उसका मतलब जो सृजनशील क्षमता है वो महिलाओं में है, लेकिन वो इसको बर्डन मानने कह रहे हैं। ये सोशल कंस्ट्रक्शन है, मतलब कुछ सत्ता ने उसको कंस्ट्रक्ट किया है। ई तो कोनो बात नहीं भेल, ई तो बहस करलक छै, हमरा कोई गप कर सकै छी, पर बहुत रास गप कर सकै छी। ये है लेकिन हमर समस्या अछि लाल मोहन बाबू, हमर समस्या ई अछि कि हमरा तो टाइम से बनल छी, हमरा तो अगला वक्ता के बजाबे पड़त। विषय बहुत उत्तेजक अछि, बड़ा मनोरंजक अछि, मन के बहुत बेसी उत्प्रेरित करै छै। हमरो लेल बहुत प्रिय विषय